नमस्कार। प्रस्तुत है आज का डेली 30 कार्यक्रम आईएएस प्रेप एकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के डेली 30 कार्यक्रम का टॉपिक है भारत में प्रेस और समाचार पत्रों का विकास। इससे महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न हैं उनको हम इसके अंतर्गत डिस्कस करेंगे। 21 प्रश्न इस टॉपिक पर और 9 प्रश्न हम डेली की तरह आज के करंट अफेयर पर डिस्कस करेंगे। टोटल 30 प्रश्नों का डिस्कशन यहाँ पर होगा क्योंकि ये कार्यक्रम ही है डेली 30। मैं हूं पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। 1823 ईस्वी के प्रेस लाइसेंसिंग विनियमों के उपबंधों में कौन सा नहीं था? कुछ उपबंध किए गए थे 1823 में प्रेस से रिलेटेड, लाइसेंसिंग से रिलेटेड। ये 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से कौन उसमें नहीं था? जॉन एडम्स कार्यवाहक गवर्नर जनरल 1823 में बनाए गए, तो उन्होंने प्रेस लाइसेंसिंग विनियम पारित किया। उसके अनुसार ये 3 बातें उसमें थीं। मुद्रक व प्रकाशक को मुद्रणालय प्रारंभ करने के लिए लाइसेंस लेना होता था। गैर लाइसेंसी मुद्रणालय मजिस्ट्रेटों द्वारा जब्त किए जा सकते थे। और तीसरी बात थी, गवर्नर जनरल को यह अधिकार था कि वह लाइसेंस रद्द कर दे या उसके लिए नए सिरे से प्रार्थना पत्र आमंत्रित करे। दूसरा जो स्टेटमेंट यहां पर दिया है कि प्रत्येक पुस्तक और समाचार पत्र के लिए यह आवश्यक था कि मुद्रक व प्रकाशक का नाम छपा हो और उसकी एक प्रति यहां पर लिखा हुआ है कि स्थानीय प्रशासन को निःशुल्क दी जाए। ये उसमें नहीं था, इसलिए बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। इस किस सन की बात है? 1823 की। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट यहां पर दिए हैं। पहला है, भारत की पहली राष्ट्रीय समाचार एजेंसी द एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया थी। और दूसरा स्टेटमेंट, ब्रिटिश सरकार द्वारा सर्वप्रथम समाचार एजेंसी राइटर की स्थापना की गई थी। ये दोनों स्टेटमेंट थोड़ा सा समझ सकेंगे आप तभी ये प्रश्न सही होगा। यहां पर शब्द है कि राष्ट्रीय समाचार एजेंसी पहली, और यहां पर शब्द है ब्रिटिश सरकार द्वारा सर्वप्रथम कौन सी स्थापित की गई थी। ये दोनों अलग अलग बातें हैं और दोनों सही हैं। इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। भारत की जो पहली राष्ट्रीय समाचार एजेंसी थी एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया ही थी, लेकिन समाचार एजेंसी राइटर ये जो थी ये 1860 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। मैंने यहां पर अब डिसाइड किया है कि मैं लेफ्ट साइड में उत्तर लिखा करूंगा। यह भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था। एक समाचार पत्र के बारे में आपको कुछ बातें बताई जा रही हैं। यह भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन पाक्षिक होता था। इसे जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा 1870 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। यह समाचार पत्र कौन सा था, यह आपको बताना है। ये समाचार पत्र कौन सा था ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूप आपके सामने चेंज होकर इसका लाया गया है। यहां पर की पॉइंट है जेम्स ऑगस्टस हिक्की और पहला समाचार पत्र, और इसका सही उत्तर है बंगाल गजट। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 1780 ईस्वी में ऑगस्टस हिक्की के द्वारा यह प्रकाशित किया गया था और भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। अगला प्रश्न है, 2 स्टेटमेंट। पहला है, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम से सरकार ने भारतीय समाचार पत्रों को छूट देने का प्रयत्न किया। और दूसरा है, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम लॉर्ड लिटन के समय पारित हुआ था। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 ईस्वी में देसी भाषा में संबंधित जो समाचार पत्र थे, भारतीय समाचार पत्र थे, उनको और अधिक नियंत्रित करने के लिए प्रयत्न किया गया था इसको लाकर, और यह अधिनियम लॉर्ड लिटन के समय पारित हुआ था। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट यहां पर दिया है छूट देने के लिए, तो यह गलत हो जाएगा। सही उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची फर्स्ट सेकंड को यहां पर देखिए, सुमेलित आपको करना है और सही उत्तर चुनना है। एक तरफ नाम दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनसे रिलेटेड जो समाचार पत्र हैं या पत्रिकाएं हैं वो दी हुई हैं। यहां पर जो सुमेलित सही उत्तर है वो आपको निकालना है। जफर अली खां, ये हो जाएगा जमींदार। ए का हो जाएगा 4, तो ए का ये 4 हो जाएगा। बीसी हार्निमैन, ये हो जाएगा बी का 3, बॉम्बे क्रॉनिकल, ये इससे रिलेटेड हो जाएंगे। और ईवीआर नायकर, ये इनका जो संबंध हो जाएगा ये कुडी अरासू से। ईवीआर नायकर पेरियार जो है इसका संबंध हो जाएगा कुडी अरासू से, तो 1 हो जाएगा। और युंदुलाल याग्निक जो थे इनका संबंध हो जाएगा किसान बुलेटिन से, तो डी का 2 हो जाएगा। 4, 3, 1, 2, इस तरह से बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों में से आपको बताना है कि जो ये दिया हुआ है प्रश्न कि कौन सा एक
मुंबई से प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी भाषा का प्रथम साप्ताहिक पत्र था। अंग्रेजी भाषा का प्रथम साप्ताहिक पत्र कौन था? बस केवल इतना प्रश्न है। बॉम्बे कुरियर, बॉम्बे गजट, बॉम्बे हेराल्ड, बॉम्बे टाइम्स, कौन सा था? और इसका सही उत्तर है 1789 ईस्वी से निकलना शुरू हुआ था बॉम्बे हेराल्ड। बॉम्बे हेराल्ड जो था, ये बम्बई से जो निकलने वाला अखबार था, बम्बई से प्रथम अंग्रेजी साप्ताहिक अखबार जो निकला था उसका नाम था। तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 1791 में बॉम्बे गजट के नाम से इसको बाद में जाना जाने लगा, ठीक है, लेकिन जब शुरुआत हुई थी तो ये बॉम्बे हेराल्ड नाम से जाना जाता था। बी ऑप्शन पर जो ये दिया है ये कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया हुआ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है? कॉमनवेल्थ, एनी बेसेंट, यंग इंडिया, गांधी जी, केसरी, लाला लाजपत राय, कौन सा इसमें सही सुमेलित है? कॉमनवेल्थ, एनी बेसेंट सही है, यंग इंडिया, गांधी जी बिल्कुल सही है, और जो तीसरा दिया हुआ है केसरी, ये लाला लाजपत राय नहीं, बाल गंगाधर तिलक यहां पर होना चाहिए, बाल गंगाधर तिलक। तो तीसरा ऑप्शन यहां गलत हो जाएगा, एक और दो सही हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बार बार मैं आपसे एक बात कहता हूं कि आप प्रैक्टिस करिए। कई बार लाला लाजपत राय और तिलक में कंफ्यूजन होता है, मुझे होता है, अगर मुझे होता है तो हो सकता है आपको भी होता हो। इस तरीके से लगभग जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो कॉमन प्रॉब्लम होती हैं, और इस पे वही जीत सकता है, वही विजय पा सकता है जो प्रैक्टिस करेगा, और प्रैक्टिस करने से आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। आप पढ़ते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो वो दिन दूर नहीं जब आप सफल हो जाएंगे, आप निश्चित तौर पर अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखिए। अगला प्रश्न, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को यरवदा सेंट्रल जेल, पुणे, महाराष्ट्र से प्रकाशित किया गया। यहां पर यह इंफॉर्मेशन भी है कि हरिजन का अंक कब प्रकाशित हुआ था, 11 फरवरी 1933 को, और कहां से हुआ था, यरवदा सेंट्रल जेल, पुणे से, और पुणे कहां है, महाराष्ट्र में। ये इंफॉर्मेशन हो गई, कई क्वेश्चन यहां से आपके तैयार हो गए, दो क्वेश्चन तो कम से कम। ये कैसा था, पाक्षिक था, दैनिक था, साप्ताहिक था, मासिक था? तो ये था साप्ताहिक, सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट का निम्नलिखित में से कौन संपादक नहीं रहा? हिंदू पैट्रियाट के कई लोग संपादक थे, इन चार में से तीन लोग उसमें संपादक थे, कोई एक है जो संपादक नहीं रहा। यहां पर यह जानकारी आप ध्यान रखिएगा कि नील आंदोलन का जमकर समर्थन किया था हिंदू पैट्रियाट ने। हिंदू पैट्रियाट के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप ये बंगाल का जो नील आंदोलन चल रहा था, नील विद्रोह हुआ था, तो इसके शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी जो लड़ाई चल रही थी अंग्रेजों से, और तो उसमें हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे उस समय हरीश चंद्र मुखर्जी। उन्होंने बड़ा सक्रिय रोल निभाया था, उन्होंने अपने पेपर में उसके बारे में छापा था। हिंदू पैट्रियाट के पहले 2 वर्षों में इसके संपादक थे गिरीश चंद्र घोष, 1953 से 55 तक, लेकिन 1853 से 1855 तक, 1900 नहीं, 1853 से 1855 तक उस समय संपादक हुआ करते थे गिरीश चंद्र घोष। लेकिन 55 में 1855 ईस्वी में इसके संपादक बन गए हरीश चंद्र मुखर्जी। हरीश चंद्र मुखर्जी उस समय संपादक रहे। वह निर्भीकता से बागान मालिकों के अत्याचारों की पोल खोलने में, इनका समर्थन करने में व्यस्त रहे। फिर 1861 जब आया तो क्रिस्टो दास पाल क्रिस्टो दास पाल इसके क्या हो गए, संपादक हो गए। तो ये सही है, गिरीश चंद्र घोष सही है, हरीश चंद्र मुखर्जी सही है, लेकिन दीन बंधु मिश्र इसके संपादक नहीं थे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न, यह मत समझो कि तुम्हारे 4 ही पुत्र हैं, दैनिक लीडर तुम्हारा 5वां पुत्र है, अर्थहीनता के कारण यह संकट में पड़ गया है, तो क्या मैं पिता के नाते उसे मरते हुए देख सकता हूं? यह कथन किसका है? बहुत महत्वपूर्ण यह कथन है। फ्री प्रेस जर्नल एक न्यूज एजेंसी थी। यंग इंडिया की स्थापना उस समय देखा जाए तो यंग इंडिया की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी, और इसी के पैरेलल, मतलब ये इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर उस समय थे। तो लीडर के बारे में मैं बात कर रहा हूं। लीडर समाचार पत्र उस समय जो था वो किसका था, यही प्रश्न यहां पर है। तो लीडर समाचार पत्र के बारे में अगर बात की जाए तो
तो ये एक अंग्रेजी पत्र था और मदन मोहन मालवीय ने उस समय इसको शुरू किया था। मदन मोहन मालवीय जब बीएचयू की स्थापना के लिए धन जुटाने का प्रयास कर रहे थे, तो उन्होंने उस समय देखा कि लीडर घाटे में जा रहा है। इसके संचालकों ने बताया कि ये घाटे में जा रहा है, तो उन्होंने वो काम छोड़ा और आए इधर, और उन्होंने कहा कि मैं इसको मरने नहीं दूंगा, इसको डूबने नहीं दूंगा। तो सबसे पहले जो सहायता उन्होंने मांगी तो अपनी पत्नी से मांगी थी, और उन्होंने अपनी पत्नी से ये स्टेटमेंट बोला था, ये मत समझो कि तुम्हारे 4 ही पुत्र हैं, है ना, ये लीडर तुम्हारा 5वां पुत्र है। पैसे की जो सबसे पहले हेल्प मांगी थी उन्होंने अपनी पत्नी से मांगी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन 1859 ईस्वी में राजा राममोहन राय ने प्रारंभ किया था। क्या पहला स्टेटमेंट सही है? सोम प्रकाश राजा राममोहन राय का नहीं था, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था। किसका था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। 1859 में ये शुरू हुआ था, ये बिल्कुल सही है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इस समाचार पत्र ने नील आंदोलन की किसानों के हितों का समर्थन किया था, बिल्कुल सही बात है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, गदर पार्टी के आमुख पत्र गदर का प्रकाशन कब किया गया था? कब इसका शुरू किया गया था प्रकाशन, ये प्रश्न है। भारत को ब्रिटिश राज से मुक्त कराने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना और करतार सिंह ने गदर आंदोलन की स्थापना की थी। ये तीनों नाम याद रखिएगा। और इस पार्टी का मुखपत्र था गदर। ये एक साप्ताहिक पत्र था और 10 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को से, कई यहाँ पर फैक्ट आपको मिल गए, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में पड़ता है ना, तो 10 नवंबर 1913 को वहीं से इसका प्रकाशन शुरू किया गया था, वहीं से प्रकाशित किया गया था। सोहन सिंह भाकना, लाला हरदयाल और करतार सिंह, तीनों का नाम याद रखिएगा। और ये कैसा था? साप्ताहिक था, ये भी आप मत भूलिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन राजा राम मोहन राय द्वारा नहीं किया गया? मिरातुल अखबार का किया गया, शब्द कौमुदी का किया गया, बुद्ध दर्पण का क्या किया गया? बुद्ध दर्पण, मिरातुल अखबार जो था ना, यही बुद्ध दर्पण, इसको बुद्ध दर्पण भी कहते थे, तो बुद्ध दर्पण का भी इन्होंने किया था। इस तरीके से ये तीनों ऐसे थे जिनका इन्होंने किया था। सही उत्तर हो जाएगा पयामे आजादी, डी, क्योंकि पयामे आजादी जो था उसका अजीमुल्ला खां ने क्या किया था? इसका प्रकाशन किया था, और इसका राजा राम मोहन राय से कोई संबंध नहीं था। डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान नामक अखबार किसने शुरू किया था? फ्री हिंदुस्तान, इसमें एक नाम दिया हुआ है तारकनाथ दास, डी ऑप्शन पे। इन्होंने ही शुरू किया था फ्री हिंदुस्तान नामक अखबार। और कहां शुरू किया था? अमेरिका में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। मुंह बंद करने वाला अधिनियम किसे कहा जाता है? मतलब ऐसा अधिनियम जिसने मुंह बंद कर दिया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का नाम आपने सुना है? 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल था उसमें। लॉर्ड तो मैं नहीं कहूंगा, लिटन का कार्यकाल था। और उसी समय ये आया, क्योंकि इसका कार्यकाल लिटन का कब से कब तक था? 1876 से 1880 के बीच में इसका कार्यकाल था। उसी के समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था, और इसी को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है। डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? कौन था ये लागू करने वाला? 1799 ईस्वी में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर किसने बैठाया था? यह प्रश्न ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। 1799 ईस्वी में समाचार पत्रों का प्रत्यक्षण अधिनियम पारित किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, और यही था। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। हर जगह लॉर्ड लगा मिलता है, जहां भी आप देखेंगे। मैं लॉर्ड नहीं कहता, आपको कहना हो कहिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। क्या ये बात सही है? भारत का पहला समाचार पत्र। दूसरा स्टेटमेंट है, आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ 1766 ईस्वी में विलियम बोल्ट्स द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन से हुआ था। एक तरफ कहा जा रहा है कि बंगाल गजट पहला समाचार पत्र था, अभी ऊपर का एक प्रश्न भी हमने देखा है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन 1766 ईस्वी में विलियम बोर्ड्स के द्वारा एक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया गया था, ये भी सही है। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर से इनको इंग्लैंड रिटर्न कर दिया था, वापस कर दिया था, तो ये उस समय बंद हो गया था प्रकाशन। तो एक और दो दोनों सही हैं। इस तरीके से सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा।
स्वदेशाभिमानी के संपादक थे। स्वदेशाभिमानी के संपादक कौन थे? कभी नाम सुना है इसका? स्वदेश वाहिनी का नाम सुना है ना? स्वदेश वाहिनी और स्वदेशाभिमानी, इन दोनों के संपादक थे रामकृष्ण पिल्ले। तो वो भी ध्यान रखिएगा, और ये भी ठीक है, के रामकृष्ण पिल्ले इसके संपादक थे। 1778 ईस्वी में त्रावणकोर राज्य के न्यायाधीन कारा में नायर परिवार में इनका जन्म हुआ था। और नायर परिवार जो होता था वो क्षत्रिय प्रकार के लोग होते हैं। जो हमारे यहाँ क्षत्रिय होते हैं ना, तो साउथ में नायर भी क्षत्रिय होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका प्रारंभ में बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी? 1878 ईस्वी में देसी भाषा प्रेस अधिनियम से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई। रातों रात इसका पूरा वर्जन जो है वो इंग्लिश में कर दिया गया। पहले ये बंगाली भाषा में प्रकाशित हुआ करती थी। 1868 ईस्वी की ये बात है, ठीक है, कि कलकत्ता में अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना हुई और 10 साल तक ये बंगला भाषा में ये ऐसे प्रकाशित होती रही। 1878 ईस्वी में 1878 ईस्वी में देसी भाषा प्रेस अधिनियम जब पास हुआ तो उससे बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका को रातों रात अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिया गया। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। भारतीय समाचार अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? ये था कौन सा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित? अगर इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछा जाए तो किसी भी भारतीय द्वारा अगर आपसे पूछा जाए अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था बंगाल गजट। तो बंगाल गजट कई प्रश्नों का उत्तर हो गया। गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा इसको साप्ताहिक तौर पर प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने भारत आने के तुरंत बाद 1916 में किया। और दूसरा है, यह पत्रिका केवल गुजराती और अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। इतना सीधा स्टेटमेंट यह है, जरा विचार कीजिए, इंडियन ओपिनियन का क्या भारत में प्रकाशन हुआ था? तो पहले ही आप ये अगर थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो जान जाएंगे कि 1903 ईस्वी में गांधी जी थे दक्षिण अफ्रीका में, वहीं पर यह पत्रिका इन्होंने प्रकाशित की थी। तो पहला स्टेटमेंट ये गलत हो गया और 1916 में नहीं हुआ था, 1903 में हुआ था। और इसके संपादक थे मनसुख लाल नजर। और इसका जो प्रकाशन होता था गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में होता था। गुजराती और अंग्रेजी दिया हुआ है, तमिल और हिंदी भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ना तो एक सही है ना ही दो। अब 9 प्रश्न हमको देखने हैं करेंट अफेयर के। पहला प्रश्न है, जल शक्ति अभियान की शुरुआत कब की गई? जल शक्ति अभियान कब शुरू किया गया था? अभी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जो जल है, जल संरक्षण किया जाए और उसका उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाए। तो जल बर्बाद ना हो, इसके लिए ये जल शक्ति अभियान भी चलाया गया था। तो कब शुरू किया गया था? ये ज़्यादा पुराना नहीं है, 2019 में ही ये शुरू किया गया था, ठीक है। और इस योजना के तहत 5 लाख से अधिक जल निकायों का नवीनीकरण किया गया। लगभग 1 करोड़ वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण संरचनाएं भी इसमें बनाई गई हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? स्थापना या लागू होने का वर्ष यहां पर दिया हुआ है। ग्रीन क्लाइमेट फंड 2010 बिल्कुल सही है। क्योटो प्रोटोकॉल आया था 1997 में, लेकिन लागू हो सका कंप्लीट तौर पर 2012 में, ये भी सही है। पेरिस समझौता 2015 में हुआ था। तो ये तीनों के तीनों सही हैं। डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। 28 अप्रैल 2020 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? उनका नाम बताइएगा। उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए पीटरबर्ग क्लाइमेट डायलॉग के 11वें सत्र में भाग लिया। एक संवाद आयोजित किया गया, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसी कारण से यह प्रश्न यहां पर मैंने सेट किया है। इस संवाद की मेजबानी जर्मनी ने की थी और इसकी सह अध्यक्षता यूनाइटेड किंगडम ने की, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नाम बताइएगा कौन है। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन की स्थापना कब की गई थी? ये क्यों चर्चा में आया है? अभी वर्क फ्रॉम होम के कारण साइबर अटैक बहुत ज्यादा हो रहे हैं। साइबर अटैक हो रहे हैं और लोगों ने पीएम केयर फंड का भी डुप्लीकेट यूपीआई बनाया कि उसमें पैसे वो कैसे ट्रांसफर कर लें, ठगी कैसे कर लें, क्या करें। ये ऐसे लोग हैं जो बहुत गरीब लोग नहीं हैं, ये बहुत बड़े बड़े लोग ऐसा करते हैं। कम से कम उनके खाने के लाले तो नहीं पड़े हुए हैं। तो अभी साइबर अटैक बहुत ज्यादा होने लगे। भारत में राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान जो संगठन है वो इन सब चीजों पे कार्य करता है। एनटीआरओ इसको बोला जाता है। इसकी स्थापना 2004 में की गई थी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्रधानमंत्री कार्यालय में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो होते हैं, उन्हीं के अधीन ये राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन कार्य करता है।
और इस संगठन को पूरी तरह से कार्यशील करने के लिए 98 मिलियन डॉलर से अधिक की आवश्यकता है। वो धन इसको मिले तो यह अच्छे से काम कर पाए। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता ऋषि कपूर की पहली फिल्म थी। बड़ा दुख भरा इस समय दिन चल रहा है। अभी कल एक सितारा हमारा गया और आज दूसरा एक दुख भरा फिर से बादल मडराया और उसने भी काल की गाल में समा लिया किसको? ऋषि कपूर को। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता। रोमांचक फिल्मों की अगर बात करें तो किसी का चेहरा सामने आता है जिसने पूरी इंडस्ट्री को बदल के रख दिया, ऋषि कपूर जी थे और वो भी नहीं रहे। और सबसे दुख की बात है कि यह कैंसर ही कारण बना इन दोनों लोगों की मौत का। इन लोगों का इलाज विदेशों से चल रहा था और लॉकडाउन की स्थिति में ये लोग बाहर नहीं जा पाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये लोग कभी मरते नहीं, लेकिन इतनी जल्दी हमें छोड़कर ये नहीं जाते। हो सकता था कि अभी कुछ दिन और हमारा साथ निभाते। खैर, इनकी पहली फिल्म कौन सी थी? मैं इनको अपने हृदय तल से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आशा करता हूं आप लोग भी कम से कम एक कमेंट के द्वारा इनको श्रद्धांजलि दें। प्रेम रोग, बॉबी, मेरा नाम जोकर, लैला मजनू। अगर इनकी पहली फिल्म पूछी जाए तो बाल कलाकार के तौर पर इन्होंने मेरा नाम जोकर में काम किया था और वैसे जब ये बड़े हुए तो वैसी इनकी फिल्म थी बॉबी। तो कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है उसी पे डिपेंड करेगा, लेकिन पहली फिल्म तो मेरा नाम जोकर ही थी। ठीक है। और मेरा नाम जोकर में इन्होंने 1970 में ही काम किया था और 73 में इनकी फिल्म आई थी बॉबी। बाकी फिर बहुत सारी फिल्में हैं, आप सब जानते होंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, के संथानम समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1994 में की गई थी। क्या यह बात सही है? यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि 1964 में की गई थी। इसकी स्थापना 94 में नहीं की गई थी, ये 64 में की गई थी। पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है, हाल ही में सुरेश एन पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। बिल्कुल सही है। और तीसरा स्टेटमेंट है, केंद्रीय सतर्कता आयोग पूछताछ शुरू करने के लिए सीबीआई अधिकारियों को निर्देश देती है। ये बिल्कुल गलत है। सीबीआई अधिकारियों को ये निर्देश नहीं दे सकती, निर्देश ये नहीं दे सकती। ठीक है। सीबीसी के पास आपराधिक मामले दर्ज करने की शक्तियां नहीं होती। यह केवल सतर्कता और अनुशासनात्मक जो मामले होते हैं उन्हीं से संबंधित ये कार्य करती है। तो ये केवल दो इसमें सही हो जाएगा और सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस मूडीज कॉर्पोरेशन के अधीन एक भारतीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और दूसरा है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स विश्व की सबसे बड़ी निवेशक संस्था है। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, क्योंकि ये भारतीय नहीं, ये अमेरिकी यूएसए बेस्ड ये कंपनी है। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस सर्विस जो लिमिटेड कॉर्पोरेशन है, ये मूडीज कॉर्पोरेशन के अंतर्गत कार्य करती है। और ये जो दूसरा स्टेटमेंट है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स विश्व की सबसे बड़ी निवेशक, निवेशक नहीं है। ये क्या है? ये सब जो है ये कैसी कंपनी है? ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ये हैं। और स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का नाम हो, चाहे वो फिच का नाम हो, चाहे मूडीज का नाम हो, ये टॉप 3 कंपनियां हैं ये विश्व स्तर पर जो क्रेडिट जारी करती हैं। देश की क्रेडिट ये जारी कर देती हैं, पूरी पूरी कंपनी की नहीं, पूरे देश की। और इसी पे डिपेंड करता है कि हमारे यहाँ कितना पैसा आएगा। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। दोनों के दोनों यहां पर ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। अगला प्रश्न, द ग्लोबल रिपोर्ट एंड इंटरनल डिस्प्लेसमेंट GRID 2020, इसके अनुसार भारत में 2019 में लगभग कितने लोग विस्थापित हुए? विस्थापन का मतलब अपना देश छोड़कर अलग जाना कमाई के लिए किसी भी कारण से। तो कितने लोग विस्थापित हुए? इसने कहा कि 5 मिलियन लोग विस्थापित हो गए, यानी कि 50 लाख लोग विस्थापित हो गए, ऐसी रिपोर्ट इसने जारी की है। आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है और GRID रिपोर्ट है, रिपोर्ट का नाम है। और भारत में 2019 में इसमें कहा गया कि 5 मिलियन लोग विस्थापित हो गए और इसका कारण अलग अलग बताया गया। मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण 2.6 मिलियन लोगों का विस्थापन और संघर्षों के कारण 19,000 लोगों का। और मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, ये 2 स्टेट रहे जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। मेजबानी शुल्क का भुगतान करने में विफल रहने के बाद किस देश ने 2021 पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी का अधिकार खो दिया? कल ये प्रश्न हमने डिस्कस किया था और उसमें हमने कहा था कि मेजबानी का अधिकार जो मिला है वो सर्बिया को मिला है।
कौन सा देश है जो अपना अधिकार खोया है क्योंकि उस वो भुगतान नहीं कर सका जो मेजबानी शुल्क था, तो उसका भुगतान नहीं कर पाया भारत। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगर ये भुगतान कर देता तो इसी को ये मेजबानी का अधिकार मिल जाता, लेकिन भारत नहीं कर सका और इस पे $500 का जुर्माना भी लगाया गया है। अगर आयोजन रद्द नहीं किया गया होता तो ये इवेंट जो होने जा रहा था ये पहली बार हमारे देश में आयोजित होता। और लास्ट प्रश्न है आज का, केंद्र सरकार द्वारा नागरिकों के निकटतम स्थित जन औषधि केंद्र की सूचना जन औषधि सुगम मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया गया है सूचना हेतु, कि ये सूचना उससे मिल सके। तो केंद्रीय सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की स्थापना कब की गई थी? ये जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप हो गया, लेकिन ये जन औषधि केंद्र की स्थापना कब की गई थी, किस सन में की गई थी? तो 2014 में की गई थी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। जब पहली बार गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी जी की बनी थी तब ये की गई थी। ये स्टोर जो होते हैं ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडिया के द्वारा इसमें आपूर्ति की जाती है। सर्जिकल आइटम भी इसमें मिलते हैं, दवाएं मिलती हैं, और निकटतम स्थित जन औषध केंद्र की सूचना जन औषध सुगम मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग पढ़ाई करते रहिए। पेपर जब होगा आप आसानी से दे लेंगे, क्योंकि अगर आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आपको कोई डर नहीं लगेगा। एग्जाम कोरोना के कारण टल रहे हैं, लेकिन जैसे ही स्थितियां नॉर्मल होंगी एग्जाम्स जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश की जाएगी किसी भी आयोग के द्वारा। जो वैकेंसीज आ चुकी हैं, जैसे पीसीएस का फॉर्म आ गया है तो उसकी तैयारी अगर आप कर रहे हैं, या बीओ का पहले से ही एक बार पेपर रद्द किया गया है उसकी तैयारी आप कर रहे हैं, आरओ आगे बढ़ा है पेपर, अभी डेट नहीं है, उसकी तैयारी आप कर रहे हैं, यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम आप तैयार कर रहे हैं तो लगातार पढ़ते रहिए। अपनी प्रैक्टिस में अगर हमारे काम को भी आप शामिल करना चाहते हैं तो हमारी टीम की तरफ से आपके लिए टेस्ट सीरीज तैयार किया गया है। जल्द ही हम आरओ की टेस्ट सीरीज फिर से लॉन्च करने जा रहे हैं। एक टेस्ट सीरीज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, फिर से हम उसको लॉन्च करने जा रहे हैं दूसरी टेस्ट सीरीज। जो जो लोग चाह रहे हैं, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि सर फिर से टेस्ट सीरीज लॉन्च कीजिए और टाइम के अंदर उसको टाइम टारगेट देके उसको कंप्लीट कराइए, तो हम फिर से उसको करने जा रहे हैं। उसकी सूचना जल्दी आपको दी जाएगी। और आप लोगों की डिमांड अगर ऐसे ही रही तो हम पीसीएस की टेस्ट सीरीज अभी फिलहाल वो चल ही रही है, जैसा भी आपको लगेगा हम आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए, आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, तो 6307281212 पर व्हाट्सएप कीजिए या हमारी वेबसाइट पर विजिट कीजिए, वहां पर जानकारी आपको मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। और टॉनिक जरूर हमें देते रहिए, और लाइक का बटन और शेयर का जो बटन है ये हमारे लिए बहुत बड़ी टॉनिक है। थैंक यू।